नमस्कार, प्रेम प्रणाम। एक प्रश्न है, बड़ा लंबा सा प्रश्न है। बहुत समय से रखा हुआ था कहीं, तो नज़र पड़ गई तो मैंने सोचा चलो दो शब्द इस पर भी बात करने की ज़रूरत तो है ही। क्योंकि किसी के मन में ऐसा विचार आता है, नकारात्मक या विधायक, तो सिर्फ विधायक पर बात करना अच्छा लगता है, लेकिन नकारात्मकता भी जीवन का हिस्सा है। दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, अच्छा है, बुरा है। ना बुरा हुआ पैदा, ना भला है आदमी, अलग अलग सांचों में ढला है आदमी। तो ऐसा है प्रश्न की। स्वामी कृष्ण वेदांत, तुम तो स्वामी भी हो और कृष्ण भी हो। मुस्लिमों के इतिहास पर तुमने पीएचडी तो की है, लेकिन इसी तरह की पीएचडी आरएसएस और तुम्हारी मोदी भक्ति के ऊपर भी होनी चाहिए। एक तरफ तुम अंधभक्ति दिखाते हो और मोदी के ऊपर प्रश्न भी नहीं उठाते। क्या तुम्हें लगता है मोदी भक्ति से देश का भला होगा? जबकि 70 साल में जो न हुआ वह इन 6 सालों में हो गया है। आरएसएस और बीजेपी के एजेंडों से ब्राह्मणवाद का भला होगा, लेकिन देश का लोकतंत्र बिखर जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न बड़ा उलझा हुआ सा है। आप कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंडों से ब्राह्मणवाद का भला होगा, लेकिन देश का लोकतंत्र बिखर जाएगा, समाज टूट जाएगा। एक मोक्ष का यात्री बीजेपी की यात्रा पर निकले तो कुछ सवाल खड़े हो जाएंगे। ओशो ने सदा सत्य कहा है, लेकिन आपके सभी फेसबुक पोस्ट बेईमानी से पूर्ण विचारों से भरे होते हैं। आप हमेशा ही आधे अधूरे सत्य को पूर्ण सत्य बताकर सबको भ्रमित करते हैं। यह ओशो के नाम पर, ओशो शिष्य के नाम पर आपकी दुकानदारी चल रही है। उम्र दराज होने और शिष्य होने से किसी सत्य को प्रकट करने के लिए प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। राज एन, भाई ये कौन है राज एन? और मुझे लगता है ये प्रश्न भी शायद 2-3 साल से पढ़ा होगा कहीं, बहुत सारे प्रश्नों में। आज मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा चलो अब इनकी गलतफहमी, ऐसी गलतफहमी हो जाती है लोगों को, कोई क्या करे, गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं लोग जी। तो ऐसा है, न तो मैं किसी राजनीतिक का भक्त हूँ। हाँ, उनके कृत्य दिखाई देते हैं, बचपन से हम देखते आए हैं। मैं भी मैंने आधी उम्र भारत में ही गुजारी है, और आधी से ज़्यादा थोड़ी यहाँ गुजार दी है। तो यहाँ के भी, अब जिस समाज में रहते हैं उसके आसपास जो कुछ होता है उसमें नज़र तो जाती है ना। सड़क पे चलते हैं तो सड़क अच्छी हो तो अच्छा लगता है पैदल चलना, और जगह जगह पानी भरा हो, गड्ढे हों, कीचड़ हों, तो कितना संभल के चलना पड़ता है। मन में आता है कि ये क्या। तो ऐसा है कि जैसा आप अभी देख रहे हैं, मैं बरसों से देख रहा हूँ। पिछले करीब 42 साल हो गए हैं मुझे विदेश में। वो भारत में तो बचपन से न मालूम कितने गांव शहर कहाँ कहाँ नहीं गया, जंगल में, गांवों में, शहरों में। तो जो उनका काम होता है राजनीतिकों का, वो दिखाई देता है। एयरपोर्ट दिखाई देते हैं, रेलवे स्टेशन दिखाई देते हैं, सड़कें दिखाई देती हैं, वो सब कुछ, मार्केट, बाजार, सब्जियां, खाद्य पदार्थ, अनाज, फल फूल, कितना विकास हुआ है और कितना घोटाला हुआ है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने सभी तल पर जी के देखा है। अब तो भारत बड़ा समृद्ध हो रहा है। हाँ, जहाँ लोगों के पास एक जोड़ी चप्पल मुश्किल से होती थी, उनके पास अब मोटर बाइक है। तो
विकास तो नज़र आता है ना। तो मैंने तो कार्य, मोदी जी के कार्य की मैंने तारीफ़ की है। और अभी अभी वो किसी आरोप से बरी हुए हैं। आज ही पता चला मुझे, किसी ने वो वीडियो देखी कि जब एक ईमानदार व्यक्ति देश को समृद्धि की तरफ ले जाना चाहता है, उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहता है, तो जितने भ्रष्टाचारी होते हैं, जो सदियों से, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस ज़माने में तो कोई उंगली नहीं उठा सकता था, क्योंकि जो पद पे है, जो जिसके पास शक्ति है, वो उसका जीना मुश्किल कर देगा, उसे तो सीधा बंद करके समाप्त ही कर देगा। लेकिन अब ये जो आप लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। लोग जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अभी नुपुर शर्मा के ऊपर उसने जो बात कही, उसमें कोई गलत बात नहीं कही। जो किताबों में लिखा है, जो लोगों ने उससे पहले 1000 बार दोहरा चुके हैं लोग, मुसलमान ही, उन्होंने, आप देखिए ज़रा फेसबुक पर जाके या यूट्यूब पर जाकर कितने वीडियो हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, जो स्त्रियां और पुरुष सारी दुनिया में, उनके वक्तव्य सुने, जिन्होंने पूरा आधा जीवन उन संगठन में और परिवार में गुजारा। फिर जब उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी, खासकर वसीम रिजवी ने जो चर्चा की है उसकी, अगर आप वसीम रिजवी की पुस्तक पढ़ेंगे या उनके वीडियो सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी बात क्या है। क्योंकि मनुष्य सदा से, कहना चाहिए, पाश्विक तरह की वृत्तियों का शिकार रहा है। जबरदस्ती की है, कैसे कब्जा करना दूसरे के ऊपर, कैसे लूटना, कैसे किसी को फंसाना, ये सारी दुनिया में चल रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। हमारे भारत में तो ये जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो मैंने कोई पूर्ण सत्य नहीं कहा है, ना किसी से कहा है कि भाई मेरी बात मान लीजिए। मुझे जैसी सूचना मिलती है, जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है और देखा है, उसके आधार पर मेरे वक्तव्य होते हैं। और मैंने आपसे तो नहीं कहा कि मेरी बात से आप सहमत हो जाएं, मान लीजिए। हाँ, भाई जैसी खबर आपको मिलती है वैसी खबर मुझे मिलती है, अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं कोई दावा नहीं करता, और ना मेरी कोई दुकानदारी है जो आप कहते हैं कि ये ओशो के नाम पर, ओशो शिष्य के नाम पर आपकी दुकानदारी चल रही है। मैंने कोई दुकान नहीं खोली है, सिर्फ अब सहज है, आपने प्रश्न पूछा तो मुझे बोलने के लिए सोचना पड़ा कि बोलूं का ना बोलूं। नहीं तो सोचेंगे भाई स्वामी जी आपकी तो सब तारीफ करते हैं, आप आपकी प्रशंसा वाले शब्द चुन, जो प्रश्न हैं उनको ले लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, आपकी भाषा तो फिर भी सज्जन की भाषा है एक। लोग गालियां भी देते हैं, बेतुकी बातें भी कहते हैं, लेकिन उन प्रश्नों पे क्या चर्चा करना, उन पे क्या ध्यान देना। क्योंकि क्या है कि उनका जो मस्तिष्क है, जिस ढंग से वो रहे हैं, जिस परिवार में, जिस संगठन में, जिस जात पात में बड़े पड़े हुए हैं, जो उनके आदर्श हैं, उनके मस्तिष्क को प्रोग्राम किया गया है। जैसा हम सारे लोग एक खास ढांचे से होकर गुजरे हैं, और ओशो ने सारे ढांचे तोड़ने के लिए ही सारी ध्यान की प्रक्रिया की है कि व्यक्ति स्वयं निर्णय ले। और स्वयं निर्णय लेने का मतलब ये नहीं कि जो मैं निर्णय लेता हूँ आपको भी मेरी बात को मानना है। भाई ऐसा मुझे लगता है कि अभी तक तो भारत में पिछले 70 साल में मोदी जी जैसा कर्मठ व्यक्ति नहीं आया, निस्वार्थ से जीने वाला। संदेह तो हम सभी पे कर सकते हैं, संदेह करने वाले ओशो पर भी कितने आलोचना करते हैं, लेकिन जिन्होंने ओशो को देखा है, उनको सुना है, उनके पास बैठे हैं, उनको महसूस किया है, पिया है, उनकी जो कहना चाहिए, उनका जो प्रसाद है, उनकी जो करुणा है, तो क्या है कि उनके अपने अनुभव हैं, तो वो प्रशंसा करेंगे ओशो की। लेकिन जिन्हें आलोचना करना है, उन्हें तो बिना सुने ही, बिना ओशो का साहित्य पढ़े ही बस आलोचना करनी है, तो उल्टा सीधा अखबारों में लिखते रहे। उस जमाने में तो बहुत लिखा जाता था। तो खैर, आपको अगर कोई गलतफहमी हुई है तो क्षमा कीजिए, फिर से मेरी बातों को सुनिए, पढ़िए। मेरा आग्रह नहीं है, निवेदन है, और ना मैं किसी के पक्ष में हूँ, ना किसी के विरोध में हूँ। जैसा चल रहा देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, कितने भ्रष्टाचारी कितने उजागर हुए हैं, कितने
पाखंडी पकड़ा गए हैं, क्योंकि जिसके पास भी सत्ता है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, मनुष्य का स्वभाव है, और ये बड़ी अराजक स्थिति में है आजकल भारत में। तो जिनके लिए आप हमदर्दी दिखा रहे हैं, उन्होंने कितना विध्वंस किया है पूरी दुनिया में, कुछ पता है? जरा उनका इतिहास तो पढ़िए, 1400 साल का, कि कितना खून खराबा, लूट मार, बलात्कार, तोड़ फोड़। जो एक को मानने वाले हैं, उन्होंने अनेकों को मिटाने का जैसे जम्मा ले लिया है, कसम खा ली है। तो लेकिन उस कौम में अच्छे लोग भी हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, अभी भी उनसे मिलना जुलना होता है, लेकिन वो इतने वो नहीं है उनके जैसे। अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह है। अब आप किसके पक्ष में जाते हैं? निष्पक्ष रहना बड़ा मुश्किल है, और निष्पक्ष रहने कर भी अपनी बात कहना, आपको लोग किसी न किसी से जोड़ कर देखेंगे। अब हम ओशो के पास रहे हैं तो लोग ओशो से हमको जोड़ के देखते हैं। हालांकि ओशो ने कभी नहीं कहा कि मेरी बात मान लो। विचार करें, खोजबीन करें, अच्छी लगे तो उसका प्रयोग करें। तो इस पर तो ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। आपकी गलतफहमी को दूर करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप चाहें तो जाग सकते हैं, इन गलतफहमियों से निकल सकते हैं, नहीं तो मुबारक हो आपको। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। अब एक दो प्रश्न और हैं, उनकी चर्चा हम क्या किया जाए। चलो एक और प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न कुछ ऐसा है कि ऐसे ही है जैसा आपने पूछा था राज एन ने, ऐसा ही किसी ने पूछा है संतोष हरवार। इन्होंने बड़े नकारात्मक प्रश्न भेजे हैं। खैर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मन में उठे हैं तो ठीक है। पता नहीं कब भेजा था। इन्होंने लिखा है, यदि आप दूसरों की अधिसत्ता, अथॉरिटी को नष्ट करते हैं तो आप अपने तरीके से दूसरों के लिए अधिसत्ता यानी कि अथॉरिटी बन जाते हैं। इससे कैसे बचें? यह वास्तव में मेरे लिए एक समस्या है, लेकिन कुछ मायने में यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है। ये संतोष हरवार ने कहा है। पहली बात तो आप कहते हैं कि यह वास्तव में मेरे लिए एक समस्या है, फिर कहते हैं कि लेकिन कुछ मायने में यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है। पहले तो पता लगा लीजिए कि समस्या है या नहीं है। तो प्रश्न पूछने का क्या औचित्य है अगर समस्या नहीं है तो। अब अथॉरिटी का जहाँ तक अधिसत्ता का सवाल आता है, तो ये पाश्विक वृत्ति है अथॉरिटी। वही है बात अभी जो मैंने कही थी कि जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। तो ये पशुओं में है, पंछियों में, जो भी शक्तिशाली है जंगल में, वो समूह बना लेता है, सब के ऊपर दादागिरी करता है। दूसरे लोग खोज के लाते हैं भोजन, वो छीन के खा लेता है, या दूसरा शिकार करते हैं। तो ये पाश्विक वृत्तियां हैं मनुष्य के अंदर भी। वो किसी भी क्षेत्र में हो, बाहर से हो, कितना भी कहे कि भाई आते हैं, जब बड़े नमस्कार करके लोग आते हैं, सेवा करने आते हैं देश की या अपनी कम्युनिटी की या हमारे, तो हम इतने विभाजन में बटे हुए हैं ना कि हमें लगता है कि कोई हमारी सहायता करने के लिए आ रहा है। कौन किसकी सहायता करता है? धीरे धीरे सब अपने को ही थोपना चाहते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं किसी की अधिसत्ता या अथॉरिटी नष्ट करने का मेरा कोई प्रयत्न नहीं है, और न मैं कहता हूँ कि मैं कोई अथॉरिटी हूँ किसी विषय पर या किसी बहाने से। न मैं किसी का गुरु हूँ, न मेरा कोई शिष्य है, न मैं कहता हूँ कि मेरी बात मान लो। अब आपने प्रश्न भेजा है तो मैंने सोचा चलो दो बात कर ली जाए। नहीं, ओशो को सुना है मैंने, समझने की कोशिश की है, जिया है, पिया है, जो भी है। ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। अब ये संयोग बना कि आप भी फेसबुक पे मिल गए, तो आपके अंदर भी और गुरुओं के प्रति लगन है, मोह है, या उनको समझने की आपने कोशिश की है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है, कृष्णमूर्ति हो, जय कृष्णमूर्ति हो, योजी कृष्णमूर्ति हो, विवेकानंद हो, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान
बुद्ध पुरुष या जिन्हें आप बुद्ध नहीं मानते वो हुए हैं। तो ऐसा है कि जिसकी बात आपको अच्छी लगे आप ग्रहण करें, ना अच्छी लगे तो भूल जाएं। कोई आग्रह थोड़ी है किसी का, वो आपको ध्यान में रखे तो किसी ने बोला नहीं है, किसी और ने प्रश्न पूछा होगा, उनको उन्होंने जवाब दिया होगा। तो ऐसा ही है कि अगर आप नहीं पूछते तो मैं सवाल ही नहीं होता था। तो समस्या तो कोई है नहीं, समस्या हम अपने आप पैदा करते हैं। लोग झगड़ना चाहते हैं, एक दूसरे पे काबू पाना चाहते हैं, कोई धन इकट्ठा करके सबका मालिक बनना चाहता है, कोई शक्ति इकट्ठा करके, कोई फौज बना के, कोई समूह बना के, संगठन बना के। क्योंकि मेरे जैसा अकेला व्यक्ति तो कुछ भी नहीं है, ना किसी समूह में है, ना किसी संस्था में है, ना कहीं किसी से जुड़ा है, ना किसी से टूटा है। बस मैं अपना जीवन जी रहा हूँ अकेले में, अपनी मौज में। कभी कभी मूड हो जाता है तो मित्रों से बात हो जाती है, बाकी कोई आग्रह नहीं है। आप सुने ना सुने, माने ना माने, आपकी मर्जी है। और मस्ती में रहिए। अगर वास्तव में आपको पता चल जाए कि ये कोई समस्या नहीं है तो ये प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन फिर भी आपने बात में से बात निकाली है, तो मैंने भी ऐसे ही कह दी दो बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।